नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। 5 अगस्त 1947। आकाश में बादल छाए हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। जम्मू से लाहौर जाते समय रावलपिंडी का रास्ता अच्छा था, इसलिए गांधी जी का काफिला पिंडी मार्ग से लाहौर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वाह नामक एक शरणार्थी शिविर लगता था। गांधी जी के मन में इच्छा थी कि इस शिविर में जाकर देखा जाए, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता थे वे चाहते थे कि गांधी जी वहां ना जा सके, क्योंकि वाह के उस शरणार्थी शिविर में दंगों से बचे हुए हिंदू सिखों का तत्कालिक बसेरा था। इन हिंदुओं और सिखों की दर्दनाक आप बीती हृदयद्रावक थी। ये सभी शरणार्थी जो कल लखपति थे, आज अपना घर बार छोड़कर इस शिविर में शरण लेने आए थे। इनमें से अनेकों के परिजन मुस्लिम गुंडों के हाथों मारे गए थे। अनेकों की बहनों, बेटियों, पत्नियों के साथ उनकी आंखों के सामने ही बलात्कार किया गया था, जो उन्होंने खून के घूंट पीकर सहन किया। इसलिए स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस और गांधी जी के प्रति इन परिवारों का क्रोध इस शरणार्थी शिविर में साफ साफ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोचते थे कि गांधी जी को इस शिविर में ले जाना उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, परंतु गांधी जी का निश्चय अटल था कि मैं वाह के शरणार्थी शिविर जरूर जाऊंगा और उन परिवारों से भेंट करूंगा। अंततः ये निश्चित हुआ कि गांधी जी वहां जाएंगे। दोपहर होते होते गांधी जी का काफिला इस शरणार्थी शिविर में पहुंचा। वाह का ये शरणार्थी शिविर एक तरह से रक्त रंजित इतिहास का जीवंत उदाहरण था। पिछले महीने तक इस शिविर में शरणार्थियों की संख्या 15,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे 15 अगस्त का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे इस शिविर के शरणार्थियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि यह पता चल चुका था कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में जाने वाला है। हिंदू और सिख परिवारों ने यह समझ लिया था कि अब वे पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए सभी निर्वासित लोग जैसे भी संभव हो रहा था पूर्वी पंजाब की तरफ भागते चले जा रहे थे। गांधी जी जब पहुंचे तब शिविर में 9,000 लोग थे। इनमें अधिकांश से पुरुष ही थे, कुछ प्रौढ़ और बुजुर्ग महिलाएं भी थी, लेकिन एक भी जवान लड़की इस पूरे शिविर में नहीं थी, क्योंकि शिविर में पहुंचने से पहले ही मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ताओं ने या तो उनका अपहरण करके बलात्कार किया था अथवा हत्या कर दी थी। यह शरणार्थी शिविर नहीं बल्कि यातना शिविर जैसा प्रतीत हो रहा था। बारिश हो चुकी थी, चारों तरफ कीचड़ जमा था, अनेक टेंट टपक रहे थे, स्थान स्थान पर राशन पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। गांधी जी के पहुंचने के बाद कुछ शिविरार्थियों को जिस स्थान पर कम से कम कीचड़ था वहां एकत्र किया गया। 9,000 में से लगभग 1-1,500 शरणार्थी गांधी जी को सुनने के लिए जमा हो ही गए। कीचड़ और गंदे पानी के बेहद बदबूदार माहौल में गांधी जी ने पहले अपनी प्रार्थना की और उसके पश्चात शिविरार्थियों के साथ संवाद आरंभ किया। भीड़ में से 2 सिख खड़े हुए। उनका कहना था कि यह शिविर तत्काल ही पूर्वी पंजाब में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद यहाँ पाकिस्तान का शासन हो जाएगा। पाकिस्तान का शासन यानी मुस्लिम लीग का शासन। जब ब्रिटिशों के शासन में ही मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के इतने सारे कत्ल बलात्कार किए हैं, तो जब उनका शासन आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर गांधी जी थोड़ा मुस्कुराए और अपनी धीमी आवाज में बोलने लगे कि आप लोगों को 15 अगस्त के बाद दंगों का भय सता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, वह उन्हें मिल चुका है, इसलिए अब वे दंगा करेंगे ऐसा मुझे तो कतई नहीं लगता। इसके अलावा स्वयं जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग के कई नेताओं ने मुझे शांति और सौहार्द का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हमें उनके आश्वासन का आदर करना चाहिए। यह शरणार्थी शिविर पूर्वी पंजाब में ले जाने का कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। आप लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। अपने मन में से दंगों का भय निकाल दें। यदि मैंने पहले से ही नाव खाली जाने की स्वीकृति नहीं दी होती तो 15 अगस्त को मैं आपके साथ यहीं पर रहता, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। जब गांधी जी शिविर में ये सब बोल रहे थे तब उस समय सामने खड़ी भीड़ के चेहरों पर क्रोध, चिढ़ और हताशा
साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी इन शरणार्थियों के मन में मुसलमानों के प्रति इतना भय और क्रोध क्यों है, ये गांधी जी की समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में गांधी जी ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सुशीला नायर को इसी शरणार्थी कैंप में ठहरने का आदेश दिया। उधर लाहौर की दोपहर में, लाहौर यानी प्रभु रामचंद्र के पुत्र लव के नाम पर स्थापित शहर, पंजाबी संस्कृति का मायका, शालीमार उद्यान का शहर, नूरजहां और जहांगीर के मकबरे वाला शहर, महाराजा रंजीत सिंह का शहर, अनेक मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों का शहर, कामिनी कौशल का शहर, पंजाबी रंग ढंग में रचा बसा, उत्साह से लबालब भरा लाहौर शहर। परंतु आज 5 अगस्त 1947 की ये दोपहर बड़ी सुस्त सी थी, लगभग उदासी भरी दोपहर, क्योंकि आज लाहौर शहर के सभी हिंदू और सिख व्यापारियों ने शहर बंद का आयोजन किया था। इन समुदायों पर लगातार होने वाले हमले और अत्याचारों के विरोध में इन्होंने आज का बंद आयोजित किया था। इससे पहले हिंदू सिख प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न स्तरों पर अपनी बात मजबूती सी रखी थी। आज से 3-3.5 महीने पहले ही, यानी कि अप्रैल में ही, लाहौर, रावलपिंडी सहित आसपास के इलाकों में मुसलमानों द्वारा दिए गए आक्रमणों के जख्म अभी तक हरे ही थे और आगे भी इन हमलों की तेजी में कोई कमी होने के चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे। मुस्लिम नेशनल गार्ड की आक्रामकता बढ़ती जा रही थी, उनकी धमकियां और प्रतिदिन के उत्पात बढ़ रहे थे। कहने के लिए तो नेशनल मुस्लिम गार्ड का मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं था, परंतु ये केवल दिखावा भर था। मुस्लिम नेशनल गार्ड मुस्लिम लीग का ही झंडा उपयोग कर रहा था। वास्तविकता ये थी कि मुस्लिम नेशनल गार्ड तो मुस्लिम लीग का ही छिपा हुआ एक आक्रामक संगठन था। हिंदू एवं सिख व्यापारियों को पाकिस्तान से खदेड़ना और उनकी जवान बहन बेटियां उठा ले जाना, यही उनका मुख्य काम धंधा बन चुका था। लेकिन मंगलवार 5 अगस्त की इस उदास दोपहर में लाहौर की गवर्नर हाउस में कतई सुस्ती नहीं थी। गवर्नर सर इवान जेनकिंस बड़ी बेचैनी के साथ अपने दफ्तर में काम कर रहे थे। जेनकिंस अब पूरी तरह से पंजाबी संस्कृति में ढल चुके ब्रिटिश नौकरशाह थे। पंजाब के बारे में उनकी जानकारी एकदम परिपूर्ण एवं अचूक थी, इसलिए वह मन ही मन चाहते थे कि विभाजन ना हो। आज दिन भर में लाहौर की घटनाओं पर उनकी विशेष निगरानी बनी हुई थी। सिखों द्वारा व्यापार की हड़ताल के कारण कहीं दंगे और न भड़क जाएं, इसकी चिंता उन्हें सता रही थी। मुस्लिम नेशनल गार्ड की तरफ से दंगे भड़काने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इस बात की खुफिया खबर उनके पास पहले ही पहुंच चुकी थी। इसी अफरा तफरी में कल गांधी जी लाहौर की संक्षिप्त यात्रा पर आने वाले हैं, ये सूचना भी उनके पास थी, इसलिए उनकी चिंता और अधिक बढ़ रही थी। लाहौर के गोमती बाजार, किशन नगर, संत नगर, रामगली, राजगढ़ जैसे हिंदू बहुल भागों में व्यापार हड़ताल एकदम सफल थी। यहाँ तक कि रास्तों पर भी इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे और ये सारा इलाका हिंदू सिख बहुल था। इस इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ था। प्रतिदिन शाम को विभिन्न मैदानों में लगने वाली प्रत्येक शाखा में कम से कम 200 से 300 हिंदू और सिख जवान हाजिर रहते थे। मार्च से पहले लाहौर में संघ की शाखाओं की संख्या 250 से पार गई थी। मार्च अप्रैल के दंगों के बाद अनेक हिंदू विस्थापित हो चुके थे और अब इन इलाकों की शाखाएं बंद हो गई थी। लाहौर के 3 लाख हिंदू सिखों में से लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू सिख पिछले 3 महीनों में लाहौर छोड़कर पूर्वी पंजाब यानी कि भारत में जा चुके थे। कराची में श्री गोलवलकर गुरुजी का आगमन। दंगों, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार के इस अशांत वातावरण के बीच लाहौर से 1200 किलोमीटर सिंध प्रांत के कराची में एक अलग प्रकार की हड़बड़ी दिखाई दे रही थी। सामान्य तौर पर बेहद कम भीड़भाड़ वाले कराची हवाई अड्डे पर आज चारों तरफ भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। ठीक दोपहर 12:55 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्री गोवलकर गुरुजी टाटा एयर सर्विसेज के विमान से मुंबई से कराची आने वाले थे। मुंबई के जुहू हवाई अड्डे से ये विमान ठीक 8 बजे निकल चुका था। बीच रास्ते में इसे अहमदाबाद में एक संक्षिप्त विराम लेना था और अब ये कराची पहुंचने ही वाला था। इस विमान में गुरुजी के साथ डॉक्टर आबाजी थत्ते भी थे।
नए बनने वाले पाकिस्तान के इस बेहद शांत माहौल में गुरुजी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था स्वयं सेवकों ने अपने हाथ में ले रखी थी। बड़े पैमाने पर स्वयं सेवक कराची हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। कराची महानगर के कार्यवाह लाल कृष्ण अडवाणी भी इन स्वयं सेवकों में शामिल थे। गुरुजी के कार के साथ साथ मोटरसाइकिल पर चलने वाले स्वयं सेवकों का एक अलग से जुट मौजूद था। कराची हवाई अड्डा कुछ खास बड़ा नहीं था, इसलिए सैकड़ों स्वयं सेवकों की भीड़ बहुत भारी भीड़ लग रही थी। ठीक 1 बजे गुरुजी और आबाजी विमान से उतरे। हवाई अड्डे पर खड़े स्वयं सेवकों के बीच किसी प्रकार की जल्दबाजी, आपाधापी अथवा भ्रम नहीं था। सारे स्वयं सेवक अनुशासित पद्धति से अपना काम कर रहे थे। 3 स्वयं सेवक बुर्का पहनकर आए थे और उसकी जाली में से अपनी चौकस निगाहों द्वारा पूरे हवाई अड्डे पर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आबाजी के साथ ही गुरुजी हवाई अड्डे की मुख्य इमारत में पहुंचे और अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, भारत माता की जय। गुरुजी को लेकर संघ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सा काफिला कराची शहर की तरफ बढ़ चला। आज शाम को ही संघ का पूर्ण गणवेश में एक विशाल पथ संचलन निकलने वाला था और कराची के प्रमुख चौराहे पर गुरुजी की आम सभा निश्चित ही की गई थी। अब केवल 9 या 10 दिनों के भीतर जो भाग पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा हो तथा वर्तमान में जिस कराची शहर को पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी कहा जा रहा हो, ऐसे शहर में हिंदुओं द्वारा पथ संचलन निकालना और गुरुजी की आम सभा आयोजित करना एक अत्यधिक साहसी कदम था। दंगाई मुसलमानों को एक कठोर संदेश देने तथा हिंदू सिखों के मन में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए ही संघ ने ये पुरुषार्थ प्रदर्शित करने का फैसला किया था। शाम को ठीक 5 बजे संचलन निकला। इस संचलन की सुरक्षा के लिए स्वयं सेवकों ने विशेष व्यवस्था की थी। 10,000 स्वयं सेवकों का ये शानदार संचलन इतना जबरदस्त और प्रभावशाली था कि किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस पर हमला कर दे। 17 योक रोड, दिल्ली। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों एवं अशांति से दूर तथा शरणार्थी शिविरों के दुख, पीड़ा एवं क्रोध से परे दिल्ली के 17 योक रोड अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निवास पर उनके नए मंत्रिमंडल के गठन एवं नई सरकार के कामकाज के संबंध में मंत्रणाओं का दौर जारी था। मंगलवार 5 अगस्त की दोपहर अब शाम में ढलने जा रही थी और नेहरू और उन्हें आई हुई चिट्ठियों के जवाब डिक्टेट करने में लगे हुए थे। नेहरू के सामने 1 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भेजा गया पत्र था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत सरकार के वर्तमान ऑडिटर जनरल सर बर्टी स्टेक को स्वतंत्र भारत में भी इसी पद पर कार्य करने के लिए सेवा अवधि में बढ़ोतरी होगी या नहीं। इसमें उन्होंने लिखा था कि यदि उनकी कार्य अवधि बढ़ाई जाती है तो सर बर्टी स्टेक स्वयं भारत में अपना कामकाज आगे जारी रखने में रुचि रखते हैं। इस पत्र को सामने रखकर नेहरू अपने सचिव को इसका उत्तर लिखवाने लगे कि सर बर्टी स्टेक फिलहाल वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार हैं और भारत के ऑडिटर जनरल भी हैं। आपको तो ये जानकारी होगी ही कि हमारी नीति ये है कि जिन अंग्रेज अधिकारियों को स्वतंत्र भारत में अपना काम जारी रखने की इच्छा है, उन सभी अधिकारियों को हम सेवा वृद्धि देंगे, परंतु जिन पदों पर योग्य भारतीय मिल जाएंगे वहां हम भारतीय अधिकारियों की ही नियुक्ति करेंगे। फिलहाल तो ये नीति कायम है कि जिन अधिकारियों को यहाँ काम करने की इच्छा है वे अपने पद पर बने रहें। जाहिर है कि सर बर्टी स्टेक स्वतंत्र भारत के ऑडिटर जनरल के रूप में काम जारी रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेहरू के सामने दूसरा पत्र भी लॉर्ड माउंटबेटन का ही था, लेकिन थोड़ा पिछली दिनांक यानी कि 14 जुलाई का। इस पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 बातें लिखी थी। पहली तो जानकारी चाहिए थी कि उनके स्टाफ का आगे क्या भविष्य है, उन्हें क्या करना है, और दूसरी बात यह है कि नई सरकार चाहे तो स्वतंत्र भारत में वे अपना विशाल वॉइसरॉय हाउस छोड़कर किसी छोटे बंगले में जाना पसंद करेंगे, आगे जैसा भी निर्णय हो। इस पत्र का उत्तर देने से पहले नेहरू कुछ देर विचार मग्न रहे और फिर धीरे से अपने सचिव को उन्होंने इस पत्र का उत्तर डिक्टेट किया। प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन, आपके 14 जुलाई वाले पत्र में आपने प्रमुखता से 2 मुद्दों का उल्लेख किया है, आपके स्टाफ और आपके आगामी रिहायशी बंगले के बारे में। इसमें से पहले मुद्दे के बारे में आपको ही निर्णय लेना है।
आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी सेवक वर्ग आपको चाहिए, स्वतंत्र भारत की तरफ से वह आपके साथ ही रहेगा। आपके पद की तुलना में छोटे बंगले में स्थानांतरण संबंधी आपका विचार स्तुत्य है, परंतु वर्तमान में आपके पद की गरिमा के अनुकूल ऐसा कोई बंगला खोजना कठिन है। वैसे भी उस वॉइसरॉय हाउस का तत्काल हमें यानी स्वतंत्र भारत सरकार के लिए कोई उपयोग नहीं है, इसलिए फिलहाल आप दोनों पति पत्नी अभी वॉइसरॉय हाउस में ही निवास करें, यह गुजारिश है। कराची के प्रमुख चौराहे के पास स्थित खाली मैदान में सरसंघचालक जी की आम सभा की तैयारियां हो चुकी थी। एक छोटा सा मंच और उस पर 3 कुर्सियां, सामने एक छोटा सा टेबल जिस पर पानी पीने के लिए लोटा गिलास रखा हुआ था और मंच पर केवल एक माइक की व्यवस्था थी। मंच के सामने सारे स्वयं सेवक अनुशासित पद्धति से बैठे हुए थे। नागरिकों के लिए दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था थी। दाईं तरफ आज की इस आम सभा के अध्यक्ष साधु TL वासवानी जी बैठे थे। साधु वासवानी सिंधी समाज के गुरु थे। सिंधियों में उनका बड़ा मान सम्मान था। गुरु जी की बाईं तरफ सिंध प्रांत के संघचालक बैठे थे। गुरु जी को सुनने के लिए श्रोताओं की विशाल भीड़ जमा हो चुकी थी। सबसे पहले साधु वासवानी ने प्रस्तावना रखते हुए अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में इस घड़ी, इस समय का विशेष महत्व रहेगा जब हम सिंधी हिंदुओं के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मजबूत पहाड़ की तरह डटा हुआ है। इसके पश्चात गुरुजी गोलवलकर का मुख्य भाषण शुरू हुआ। धीमी किंतु धीर गंभीर दमदार आवाज, स्पष्ट उच्चारण और मन में सिंध प्रांत के तमाम हिंदुओं के प्रति उनकी प्यार भरी बेचैनी। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि पर एक बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। मातृभूमि का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही परिणाम है। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान हासिल किया है वह हिंसात्मक पद्धति से अत्याचार का तांडव मचाते हुए हासिल किया है। हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। मुसलमानों और उनके नेताओं को गलत दिशा में मोड़ा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे इस्लाम पंथ का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें अलग राष्ट्र चाहिए, जबकि देखा जाए तो उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति पूर्ण तौर पे भारतीय है, अरबी मूल की नहीं। ये कल्पना करना भी कठिन है कि हमारी खंडित मातृभूमि सिंधु नदी के बिना हमें मिलेगी। ये प्रदेश सप्त सिंधु का प्रदेश है। राजा दाहिर के तेजस्वी शौर्य का ये प्रदेश है। हिंगलाज देवी के अस्तित्व से पावन हुआ ये सिंध प्रदेश हमें छोड़ना पड़ रहा है। इस दुर्भाग्यशाली और संकट की घड़ी में सभी हिंदुओं को आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। संकट के ये दिन भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरु जी के इस ऐतिहासिक भाषण से समूची कराची थर्रा उठी और हिंदुओं में एक नए जोश का संचार हो उठा। भाषण के पश्चात कराची शहर के कुछ प्रमुख नागरिकों के साथ गुरु जी का चायपान का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें अनेक हिंदू नेता तो गुरु जी के परिचय वाले ही थे, क्योंकि प्रतिवर्ष अपने प्रवास के दौरान गुरु जी इनसे भेंट करते ही रहते थे। इनमें रंगनाथानंद, डॉक्टर चोइथराम, प्रोफेसर घनश्याम, प्रोफेसर मलकानी, लालजी मेहरोत्रा, शिवरतन मोहता, भाई प्रताप राय, निश्चल दास वजीरानी, डॉक्टर हेमनदास वाधवानी, मुखी गोविंदम इत्यादि अनेक गणमान्य लोग इस चायपान बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया कि यदि हम खुशी खुशी विभाजन को स्वीकार कर लें तो इसमें दिक्कत क्या है? मनुष्य का एक पैर सड़ जाए तो उसे काट देने में क्या समस्या है? कम से कम मनुष्य जीवित तो रहेगा ना। गुरुजी ने तत्काल उत्तर दिया कि हाँ, सही कहा, मनुष्य की नाक कटने पर भी तो वह जीवित रहता ही है ना। सिंध प्रांत के हिंदू बंधुओं के पास बताने लायक अनेक बातें थी, दुख दर्द थे। अपने अंधकार में भविष्य को सामने देख रहे ये हिंदू अत्यंत पीड़ित अवस्था में लगभग हताश हो चले थे। इन्हें गुरुजी के साथ बहुत सी बातें साझा करनी थी, परंतु समय बहुत कम था, अनेक काम और भी करने थे। 5 अगस्त की रात को जब उधर भारत की राजधानी दिल्ली शांत सोई हुई थी, उस समय पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में भीषण दंगों का दौर चल ही रहा था। और इधर कराची में बैठा ये तपस्वी विभाजन का ये विनाशकारी चित्र देखकर हिंदुओं की आगामी व्यवस्था के बारे में विचार मग्न था।